तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। क्लास 12th का इको का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 9th। इसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। देखिए ये जरूरी क्यों है, ये पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है ये जरूरी क्यों हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में जी रहे हैं और तरह तरह की चुनौतियाँ है। कभी महामारी आ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रहा है, बेमौसम हर चीज़ हो रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया को चाहिए कि वो क्या करे, धारणीय विकास को अपनाए। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कीवर्ड हैं और पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ये हमारा पहला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट होगा। इसमें हमें देखते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और उसके अंदर कुछ कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड कि हो सकता है आपको आए और हो सकता है कि आपको ना भी आता हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड मैंने लिख रखा है पर्यावरण। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वर्ड है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। कौन सा वर्ड है? पर्यावरण। देखिए पर्यावरण जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है? इंग्लिश। हिंदी में लिखा है लेकिन ये इन्वायरमेंट वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? इन्वायरमेंट से आया। जो इन्वायरमेंट शब्द है ना, ये फ्रांसीसी वर्ड है। कहाँ की वर्ड है? फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये भाई? ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है। और जो फ्रेंच वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस होता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। तो हिंदी में क्या होता है पर्यावरण का मतलब? मैं समझा देता हूं। पर्यावरण इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। पहला वर्ड है परि प्लस आवरण। क्या है? आवरण। परि का मतलब होता है आसपास। क्या होता है? आस पास। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है कि उसको ढका होना। क्या होता है? ढका होना या मौजूद होना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारे आसपास की जो चीजें जो हम एक दूसरे से क्या करें, प्रभावित हों और हम भी उसको प्रभावित करें, वो हमारी पर्यावरण होती है। जैसे मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं मतलब बोर्ड से प्रभावित हो रहा हूँ और बोर्ड मुझसे प्रभावित हो रहा है। जब क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला वर्ड आता है धारणीय विकास। कौन सा विकास? धारणीय विकास। धारणीय विकास की जो कॉन्सेप्ट आया है 1986-87 में आया। हालांकि 1987 में आया, ये कॉन्सेप्ट आया है कि धारणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें आज की जरूरतों को हम पूरा करते हैं। जो संसाधन हमारे पास है, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सामाजिक संसाधन हो या सांस्कृतिक संसाधन हो, उसको हम भविष्य तक ले जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। कब आया? 1987 के अंदर आया। अब धारणीय जो विकास है ना, इसके 3-4 नाम है। इसकी क्या है? 3-4 नाम है। तो पहला नाम इसका जो है उसको हम धारणीय विकास कहते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, दूसरा है सतत विकास। क्या है? सतत। आदत तो में तो है सतत विकास। ठीक है, तीसरा नाम है इसका सम पोषणीय विकास। चौथा इंग्लिश में जो नाम आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें एक ही नाम का वर्ड है। यानी धारणीय विकास को क्या कहते हैं? धारणीय विकास तो कहते ही हैं, सतत विकास कहते हैं, संपोषणीय विकास कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एक ऐसा विकास जिसमें हम आज की जरूरतों को पूरा करते हैं और संसाधनों को भविष्य तक ले जाते हैं, उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। अगला आता है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं भाई? संसाधन यानी वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो क्या है? संसाधन है। यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे संसाधन कहलाती है। लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म और कंडीशन हो कि वो समाज द्वारा क्या हो, उसकी अनुमति हो, कानून द्वारा उसको लागू किया गया हो, सांस्कृतिक उसे जो हमारी संस्कृति है उसको मान्यता मिला हो, तभी वो चीज़ कोई क्या बनती है? वो संसाधन बनती है। उसका कोई आर्थिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, तभी कोई चीज़ क्या बनती है? संसाधन बनती है। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि संसाधन क्या होता है, कि संसाधन वह प्रत्येक वस्तु होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वाइन। वाइन मतलब दारू। वाइन मीन्स दारू। शराब लिख देता हूँ भाई। क्या है? शराब। जो शराब है ये हो सकता है कि पीने से किसी को क्या मिलता हो, मजा आता हो, उसको अच्छा लगता हो, तो उसके लिए संसाधन है। लेकिन इस्लाम में इसको बैन किया हुआ है। इस्लाम के अंदर जो मोहम्मदन धर्म है इसको बैन किया हुआ है, तो उनके हिसाब से संसाधन नहीं है। लेकिन जो धर्म इसको अलाउ करता है पीने के लिए, उसके हिसाब से क्या है? संसाधन है। तो बस इतना ध्यान रखिए, संसाधन क्या होता है? जो प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो संसाधन है। फिर अगला बात है अपक्षय। अपक्षय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपक्षय वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कमी होना। किसी चीज के अंदर कमी होना, वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ा नया लेकर आया, बिल्कुल नया चकाचक है ना, लेकिन कुछ समय बाद इसकी कलर गिरने लगे, यानी कलर इसके जाने लगे, तो क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। यानी किसी चीज के अंदर क्या होना? कम होना, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय
कहते हैं। जैसे आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो पर्यावरण है उसके अंदर क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। अपक्षय मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, मिट्टी के अंदर अपक्षय हो रहा है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है, पहले ज़्यादा फसल होता था, अब कम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। यानी किसी की क्वालिटी जब कम होता है उसको हम अपक्षय कहते हैं। जैसे नया नया कैमरा मोबाइल लेकर आते हो तो उसमें क्या होता है, जो कैमरे की क्वालिटी होती है, बैटरी बैकअप होती है, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, उसकी बैटरी बैकअप और कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अगला वर्ड आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को आर्थिक रूप से एक होना, आर्थिक रूप से एक होना। जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर हम क्या हैं, वैश्वीकरण में जुड़ चुके हैं, यानी हम अमेरिका से प्रभावित होते हैं और अमेरिका हमसे प्रभावित होते हैं। इसी प्रभावित होने के, आर्थिक रूप से प्रभावित होने को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए पूरे देश के पूरे, अगर मान लो कहीं एक देश को मतलब कंगाल हो रहा है तो उसका इफेक्ट केवल उस देश पे नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे महामारी आया तो वैश्वीकरण की वजह से जल्दी फैल गया ना, चीन में आया कौन सा, कोविड-19, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर पड़ा। ठीक है, फिर आता है प्रतिकूल। जो आपके हिसाब से ना हो क्या है, प्रतिकूल है। जैसे कि मान लीजिए आपको ठंडी पसंद है, आपको ठंडी पसंद है, लेकिन गर्मी आ गई तो क्या हो गया आपके हिसाब से, प्रतिकूल हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपके हिसाब से उसको हम बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं, अनुकूल। कहते हैं ना मौसम बड़ा अनुकूल है, यानी आपके हिसाब से है। तो प्रतिकूल मतलब जो आपके हिसाब से नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं। फिर आता है जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब वो चीजें जो लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो, जीवित, क्या हो, जीवित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। इसमें क्या आ सकता है, पेड़, पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, जीव जंतु, ये सब क्या है, जैविक है। बताइए मैं जैविक हूं कि नहीं, बिल्कुल जैविक हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं। और अजैविक क्या होता है, जो कि निर्जीव है। निर्जीव वस्तु को क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। जिसमें पानी आता है, हवा आता है, सूरज की रोशनी आती है, चट्टाने आते हैं, ये सब क्या है, अजैविक है। ठीक है, जैसा बचपन में सीखते थे ना, निर्जीव वस्तु है और सजीव वस्तु है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है। फिर आता है नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन या फिर नवीकरणीय चीजें वो होती है जिनको आप एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और आप मेरी वीडियो को चाहे तो एक बार देखिए, चाहे तो 1000 बार देखिए, ये क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन गैर नवीकरणीय, जैसे आपके स्कूल के टीचर ने एक बार पढ़ा दिया ऑफलाइन में, खत्म, उसको वहीं तक था, एक बार में यूज किया, खत्म हो गया, वो क्या हो गया, गैर नवीकरणीय हो गया। जो नवीकरणीय होता है वो क्या होता है, एक बार से अधिक प्रयोग आप कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। फिर आता है अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब होता है एक चीज छोड़ने से दूसरे को कितना लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो क्या बनाती है भाई, पटाखे बनाती है। क्या बनाती है, पटाखे बनाती है। अब पटाखे बनाने की अवसर लागत क्या होगी, ठीक है, मान लीजिए पटाखे बनाती है तो 10 लोगों को रोजगार भी देती है। क्या देती है, रोजगार को, एम्प्लॉय देती है। ठीक है, इससे देश का जीडीपी भी बढ़ता है। ठीक है, ये सब फायदे हैं। लेकिन इसके अवसर लागत क्या है, नुकसान क्या है, पर्यावरण, ठीक है, नुकसान होगा, इससे प्रदूषण फैलेगा, फैलेगा कि नहीं। ठीक है, मानव का स्वास्थ्य खराब होगा, तो इसकी अवसर लागत काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी एक चीज को करने से दूसरे चीज पे क्या, उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, यानी उससे क्या हानि और लाभ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। कोई बोले कि बताओ कि हमें पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं, सब कोई कहेगा भाई पेड़ लगाओ, क्यों, इसकी अवसर लागत बहुत कम होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आप कहो एक चीज को लगाने के चक्कर में दूसरे चीज को ज्यादा नुकसान हो, तो उसको क्या है, अवसर लागत उसकी बढ़ जाएगी, और आप कभी भी नहीं चाहोगे किसी चीज की अवसर लागत बढ़ जाए। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है पास पास होना। क्या होता है, पास पास। जनसंख्या क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। अब वर्ड मिला देते हैं, जनसंख्या घनत्व, यानी एक वर्ग इकाई में, यानी मान लीजिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ये क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें अगर 5 लोग रहते हैं ना, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना होगी, 5 होगी। अगर 20 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगी, 20 होगी। अगर 2 रहते हैं तो 2 होगी, 4 रहते हैं तो 4 होगी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जिस देश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब है उस देश की जनसंख्या ज्यादा है। जिस देश की जनसंख्या घनत्व कम होगा, उस देश की जो जनसंख्या ओवरऑल वो क्या है, बहुत कम होगी, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है। एरिया मतलब
मतलब पूरे देश कितना बड़ा है और उसके अंदर पॉपुलेशन कितना बड़ा है। अच्छा बताइए, भारत का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है या अमेरिका का? कहोगे भाई अमेरिका का जनसंख्या घनत्व कम है। क्यों? उसके पास एक तो एरिया बहुत ज़्यादा है भारत से, और उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 22 करोड़ के आसपास है। कितना है? 22 करोड़। लेकिन हमारे में क्या है, हमारी जनसंख्या घनत्व कितना है? लगभग 382 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जमीन क्या है? बहुत कम है, लेकिन उस पर रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व अधिक होना अच्छी बात नहीं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगला वर्ड आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि जब हम बिजली पैदा करते हैं, जब हम बिजली कोयले से पैदा करते हैं, किससे पैदा करते हैं? कोयले से पैदा करते हैं, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। फिर आता है वैश्विक उष्ण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, या इसको इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड है क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब हुआ है कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, यानी विश्व का तापमान को बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या थे? वर्ड थे अपने। ठीक है, समझ में आया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होता है कि हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। गैर नवीकरणीय जिसको हम एक बार से अधिक यूज नहीं कर सकते। सपोज करिए कोयला है आपके पास। क्या है? कोयला है, तो क्या है? गैर नवीकरणीय, यानी एक बार कोयला खत्म होने के बाद वो खत्म ही है। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हम सौर पैनल से बिजली बनाते हैं, वो क्या है? नवीकरणीय, यानी एक से अधिक बार हम उसको यूज कर सकते हैं। रोज सूरज आएगा, रोज भाई बिजली चार्ज होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं कि क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहले पढ़ना है विकास और पर्यावरण। क्या पढ़ना है? विकास और पर्यावरण। तो देखिए, हमें विकास तो करना है, हमें विकास करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के नहीं करना। जैसे कहते हैं ना भाई, खेल लेकिन अपने हाथ पांव बचा के खेल, यानी वैसे ही विकास तो कर, लेकिन पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं आना चाहिए, और इसी पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसी को कहते हैं धारणीय विकास। अगला वर्ड है, मतलब वर्ड नहीं, मतलब क्या पढ़ना है इसके अंदर? पर्यावरण और परिभाषा। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास की चीजें जो मौजूद है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, जिससे हम उससे प्रभावित होते हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगर आगे जाओगे तो पढ़ोगे, इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। कहते हैं भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है? तो भारत में पर्यावरण की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। भारत में पेड़ पौधे भी ठीक हैं, भारत में वो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। यहाँ पे जल भी है, जमीन भी है, वन भी है, पर्वत भी है, खनिज भी है, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा लोड पड़ रहा है। फिर आता है धारणीय विकास। मैंने समझा दिया धारणीय विकास क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। 1986 में आया। ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट छपी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, उसके माध्यम से आया। ठीक है, एक कमीशन बना था, उसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। कौन सा कमीशन? ब्रंटलैंड कमीशन के आधार पर ये बना था। फिर आता है धारणीय विकास कैसे हो। धारणीय विकास करना है तो कैसे? तो पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलित होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन होनी चाहिए। जनसंख्या अनुकूल होनी चाहिए, मतलब हमें जनसंख्या उतना ही रखना है जितना कि एक संसाधन अपने आप को क्षमता भर हो। मतलब एक बस में कितना सवारी चढ़ सकता है? 20 सीट है तो 20 सवारी ही रखोगे ना, ज़्यादा थोड़ी रखोगे। ज़्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही हमें केवल उतना ही विकास, मतलब उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितना कि हमारा पर्यावरण उसको देने के लिए राजी हो, यानी हम उससे पर्यावरण से उतने संसाधन ले सकते हो। फिर आता है क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर चुनौतियां, और वही चुनौतियां लगभग भारत में है। तो जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, कुपोषण ज़्यादा है, फसल जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना? ये सब क्या है? चुनौतियां है। प्रदूषण है, नदी खराब हो जाना। ठीक है, आप दो चीज़ मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा उसको पढ़ के आना है, मतलब अगले चैप्टर में रिसर्च करना है। ठीक है, जब बुक पढ़ लेना। तो एक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट। दूसरा है ओवरशूट डे, ओवरशूट डे। ये क्या होता है? ये धारणीय विकास से जुड़े हुए चीजें हैं। अगर इनको पढ़ लेते हो तो लगभग धारणीय चैप्टर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फिर से देखते हैं क्लास 12 का इको के चैप्टर नंबर 9। ठीक है, पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें क्या है? परिचय। तुम्हारे बुक में भी परिचय है, इसको पढ़ना। परिचय को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिचय में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण और विकास। तो पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी अगर आपको विकास करना है तो पर्यावरण को संतुलित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने अंधा विकास कर लिया। अंधा विकास मतलब आपने पर्यावरण को नुकसान कर, अगर अपना विकास कर लेते हो तो विकास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आप देखते होंगे शहरों में बाढ़ आ जाना। ठीक है, जैसे आपने केरला का नाम सुना हो, केरला ठीक ठाक डेवलप है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने पेड़ पौधे को काट के, नदियों को भर करके वहाँ पे क्या कर लिया है? उन्होंने
घर बना लिए, अपना विकास कर लिया, लेकिन प्राकृतिक से कोई जीत पाया है कि लोग जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आए दिन चमोली यानी उत्तराखंड के अंदर क्या होते रहते हैं, प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अपना विकास कर लिया है, तो बदला तो लेगी। तो जो पृथ्वी मतलब पर्यावरण है वो आपसे क्या लेती है, बदला लेती ही लेती है। आपने मिट्टी काट दिया, वहाँ के पेड़ काट दिया, अगर आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो वहाँ पे असमसामयिक घटनाएं होंगी, जो नहीं होने चाहिए वो घटनाएं होंगी। जैसे देखते हैं कि अक्टूबर में बारिश हो रहा है दिल्ली में, बारिश होने का टाइम है नहीं है। क्यों हो रहा है ये? कि हमने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान किया हुआ है, यानी जो साइकिल है पर्यावरण की, जो चक्र है उसको हमने बिगाड़ दिया है। तो हमें चाहिए कि पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन स्थापित करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, ये सब काम करें। फिर आता है पर्यावरण क्या करता है हमारे लिए, पर्यावरण क्या करता है और हम पर्यावरण के लिए क्या करते हैं। पर्यावरण हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम पर्यावरण के लिए शायद, पर्यावरण 100% करता है ना हमारे लिए काम, तो हम शायद उनके लिए, पर्यावरण के लिए 1% भी काम सही से नहीं करते हैं। कहता है संसाधनों की पूर्ति करता है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहाँ से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। यानी जो पर्यावरण का पहला कार्य क्या है, संसाधनों की पूर्ति करना। हम देखते हैं आज मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या यूज़ कर रहा हूँ, पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है, पेड़ से बन के आया है। तो पेड़ कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है। ये जो घड़ी है प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो बना हुआ है हो सकता है फैक्ट्री में बना हुआ, लेकिन फैक्ट्री में बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया हुआ है, वो भी प्राकृतिक से आया हुआ है। तो हमें संसाधनों की ये पूर्ति करती है, इसीलिए हमें चाहिए कि पर्यावरण को अधिक से अधिक बचाएं। तो पहला कार्य क्या है, संसाधनों की पूर्ति। दूसरा है जैव विविधता। क्या है, जैव विविधता। विविधता का मतलब अलग अलग, तो पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु है और हमें अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। अगर आप मार्केट में मछली लेने जाते हो तो आपको 20 किस्म का मछली मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों, हमारे को पृथ्वी ने उतना दे रखा है, अलग अलग टाइप की मछली दे रखा है। कोई रेहू है, कोई कतला है, कोई बामी है, कोई हिल्सा है, ठीक है, कोई टूना फिश है ना। तो क्या है, जैव विविधता है। पेड़ में ही देख लो, नीम की 10 प्रजाति होती है। हम लोग आम खाते हैं, आम के अंदर कितनी प्रजाति है, कोई लंगड़ा आम है, कोई मालदेव आम है, कोई सीपी आम है, अलग अलग टाइप की आम होती है। तो ये हमें जैव विविधता, यानी जीव में भी है और जंतु के अंदर भी है। अगर यही जैव विविधता खत्म होगा तो रोग बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी। एक कहानी सुना, तो कहानी क्या, मजेदार कहानी है कि पूरी दुनिया के अंदर ना एक बार चावल के अंदर बीमारी आ गई। किसके अंदर, चावल के अंदर बीमारी आ गई। चावल पूरी दुनिया के अंदर खराब हो रहे थे, लेकिन जैव विविधता इतना अच्छा था भारत की कि भारत में जो बीमारी फैले थी उसके एंटी हमारे पास था। एंटी मतलब उसका दुश्मन था, तो भारत से वो चीज़ यहाँ से ले गए पौधे और वहाँ पे लगाएं, तो सारे चावल की बीमारी खत्म हो गई। इसीलिए हमें जैव विविधता को बचा के रखना चाहिए। जिस देश के अंदर या जिस जंगल के अंदर जैव विविधता अधिक होता है उसकी जीवित रहने की भी संभावना काफ़ी अधिक रहती है। फिर आता है अवशेषों के निपटाना। जो हमारे से अपशिष्ट निकलता है उसको कौन निपटाता है, हमारा पर्यावरण ही निपटाता है। जैसे कि आप लोगों ने कचरा फेंका बाहर, ठीक है, आलू फेंक दिया सड़ा हुआ, वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। क्यों, कि वो पर्यावरण ने उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। यानी अवशेष जो है जितने भी, उसको क्या कर देता है, निपटा देता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका गलत यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही निकाल देते हैं अपशिष्ट। तो ज़्यादा निकालेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो तीसरा कार्य क्या है, अवशेषों को निपटाना। आप कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको खा पी के क्या कर देते हैं, हजमा देते हैं, बराबर कर देते हैं। फिर आता है ये पर्यावरण के अंदर संतुलन रखता है, यानी जो पृथ्वी है उसको संतुलित करने में पर्यावरण ही है। कब गर्मी है, कब सर्दी है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, पर्यावरण उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो संतुलन करता है। अगला आते हैं हम भारत में पर्यावरण की स्थिति। तो भारत में भूमि भी है, जल भी है, वन भी है, पर्वत भी है, हर चीज़ है। भूमि के अंदर हमें उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि भी है, बंजर भूमि भी है, रेगिस्तानी भूमि भी है, पहाड़ी भूमि भी है, हर प्रकार की भूमि है। उससे हमें क्या लाभ है, तो हमें वहाँ से खेती कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। परिवहन मतलब वहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं, भूमि के फायदे हैं। फिर आता है जल। हमारे पास नदी भी है, समंदर भी है, तालाब भी है, झरने भी हैं और अंडरग्राउंड वाटर भी है, ठीक है। फिर अगला आता है वन। हमारे पास हर प्रकार का वन है। हमारे पास हमारे गैलरी वाला वन भी है जो हम घर के बाहर लगाते हैं, और हमारे पास बड़े बड़े जंगल भी है, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, विंध्याचल हो गया, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, हिमालय पूरा हमारा क्या है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत भी है और हम वन भी है, ठीक है। तो हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन उसको हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं।
कहाँ पे थे, यहाँ पे है ना, वन पर्वत। फिर आता है हमारे पास सभी प्रकार के खनिज है, चाहे लोहा हो चाहे बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है, जब हम एल्युमिनियम बनाते हैं तो उसकी जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है उसको हम बॉक्साइट कहते हैं। तांबा है, जिंक है, यूरेनियम है। जो यूरेनियम होता है ना, जैसे कि परमाणु बम में जो यूज़ होते हैं वो यूरेनियम होते हैं, तो वो भी हमारे पास। थोरियम भी है, हर चीज़ है। चूना पत्थर है, सीमेंट के लिए हर चीज़ है, हमारे पास सब चीज़ है। स्थिति तो हमारी ठीक है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है यानी उसको हम अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो हमें एक ही लिमिट तक दोहन करना चाहिए। आपने देखते होंगे दिल्ली जो है, अगर दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे एक अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स बोले तो अरावली पर्वत यहाँ तक है, भूली भटियारी जिसको हम कहते हैं, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको काट काट के उसमें घर बना लिया है। अब जब घर बना लिया है तो उसमें क्या हो रहा है, जो जीव विविधता है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एक नुकसान का बदला क्या होगा कि अनियमित रूप से बारिश आएंगी, कभी टिड्डों का आक्रमण हो जाएगा, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, कभी ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी, ये सब चीज़ें घटनाएं होती रहेगी। तो हमें खनिजों का उपयोग तो करना है कि लिमिट में करना है। ऐसे नहीं सारा कोयला निकाल लिया और उसको खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कोयले भी लिमिट से निकालने हैं। फिर आता है धारणीय विकास। धारणीय विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो हम वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करें और संसाधनों को भविष्य तक ले जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। इसके अंदर जो रिपोर्ट एक छपी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, 1987 की रिपोर्ट है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसके अंदर बताया गया था धारणीय विकास क्या है। ठीक है, इनके एक कमीशन बना था, ब्रंटलैंड कमीशन। ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक कमीशन बना। जो मान लीजिए एक कमीशन बनाते हैं कि बताओ कि हमें गांव की ओर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो इसमें 4 लोग हैं, A B C D, है ना, कि हमें गांव की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि एक ने कहा जाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं जाना चाहिए, तीसरे ने कहा जाना चाहिए, चौथे ने कहा ठीक है भाई चलो, है ना। तो ये 4 लोग हैं, 4 में से ना हमने सी को हेड बनाया, तो इसको बोलेंगे सी कमीशन। क्या बनेंगे, सी कमीशन, क्योंकि सी जो है इस कमीशन का हेड है। तो जो ब्रंटलैंड जो था कमीशन बना था, उसका हेड कौन थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, उनका नाम था ब्रंटलैंड, है ना, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया धारणीय विकास क्या हो। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट छपी थी उसको बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, यानी हमारा जो भविष्य है वो साझा है। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के अंदर पॉल्यूशन करेंगे तो केवल इसका इफेक्ट इंडिया तक पड़ेगा, नहीं, इसकी पूरी दुनिया तक पड़ेगा। जैसे औद्योगिकरण आया तो इंग्लैंड, अमेरिका, मतलब इंग्लैंड बोले तो पूरा यूरोप और पूरा पश्चिम आपका अमेरिका ने औद्योगिकरण तेज किया और उन्होंने उद्योग अधिक से अधिक लगाए, उससे प्रदूषण हुआ। तो केवल वही प्रभावित नहीं है, उनके चक्कर में हम लोग भी मारे जा रहे हैं। ठीक, कहते हैं ना, गेहूं पिसता है तो उसके साथ घून भी पिस जाते हैं। तो उन्होंने तो मजे मार लिए औद्योगिकरण करके, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे इंडिया पे भी पड़ रहा है। अगर इंडिया वाले भी ज़्यादा ऐसा करते हैं तो इनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, उन देशों में भी पड़ेगा। अब कहते हैं कि इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, यानी जो अपना धारणीय विकास है इस पर इतना इन्फेसाइज क्यों किया जा रहा है, इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो कारण है फोकस करने का, पहला है कि इससे गरीबी कम हो सकता है, यानी असमानता कम होगा। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण की जो स्थिति यानी अपक्षय है वो नहीं होगा। अपक्षय मतलब किसी चीज़ में कमी, तो पर्यावरण सुधर के रहेगा, है ना, तब पर्यावरण की भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इससे जैव विविधता बना रहेगा, यानी पर्यावरण में ही सब लिख लो, जैव विविधता, इससे बना रहेगा। दूसरा है सांस्कृतिक विघटन नहीं होगा। सांस्कृतिक विघटन का मतलब होता है जैसे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हम एसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब। क्या कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, यानी जनजाति लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जनजाति लोग। ये बेचारे कहाँ रहते हैं, जंगलों के अंदर। लेकिन आप जंगल काट दोगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे। यही आके दिल्ली, मुंबई, महानगरों में क्या करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, तो इनको काफ़ी नुकसान होता है ना। तो क्या होता है, इनके सांस्कृतिक विघटन होता है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर कई लोग क्या करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं। अगर उनको ये सारे पेड़ पौधे काट दोगे तो बेचारे वो पूजा क्या करेंगे, यानी उनकी जो पहचान है, यानी जंगल से ज़मीन से पहचान है वो कट जाएगा। इसीलिए जो जनजाति लोग हैं वो कहाँ पर डिपेंड है, जंगलों के अंदर डिपेंड है। अगर आप जंगल काट दोगे तो उनकी सांस्कृतिक जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अगला आता है सामाजिक स्थिरता। अगर आप पर्यावरण के अंदर धारणीय विकास अपनाओगे तो जो समाज के अंदर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, ये ज़्यादा लोग मार झगड़े पीट नहीं करेंगे, यानी हमें ज़्यादा चाहिए ऐसे कोई नहीं करेगा, केवल उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत हो। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, सुना क्या, सब लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसमें सुनने की क्या बात है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, यानी पृथ्वी पे जितने लोग हैं, आपकी मेरी सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, यानी लालच हम किसी को पूरा नहीं कर सकते। जैसे आज मान लो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरी लालच क्या है कि मतलब डिजिटल बोर्ड है, फिर वो आ जाएगा यार
बड़ा बड़ा वाला कैमरा लेकर आऊँ, ऐसे क्या है हमारी लालच है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि बोर्ड होना चाहिए, एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए, इससे वीडियो बन जा रहा है। लेकिन हमारी लालच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, तो हम भगवान बुद्ध की नगरी में हैं, तो मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी पर्यावरण को ही बचाना चाहिए और अपना विकास भी करना चाहिए। कहते हैं ना, सांप को मारो लाठी भी टूट, सॉरी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी हमारा विकास भी हो जाए, भला भी हो जाए और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, सामाजिक स्थिरता रहती है। तो अब देखते हैं कि जो धारणीय विकास है उसको अपनाया क्या जाए। हमने पीछे क्या देखा था, लाभ क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसको अपनाया कैसे जा सकता है ना। ठीक है, मतलब धारणीय विकास कैसे हो। तो पहले बात है कि अनुकूल जनसंख्या होनी चाहिए। अनुकूल जनसंख्या का मतलब होता है कि जनसंख्या केवल उतना ही चाहिए जितना पर्यावरण अपने आप को मतलब चीजें दे पा रही है। जैसे मान लीजिए आप कमा रहे हैं 10 रुपए, ठीक है, तो आप कितने लोगों को खिला सकते हैं, 2 लोगों को। ठीक है, तो आपकी जनसंख्या भी 2 होनी चाहिए, यानी पर्यावरण जितना दे रहा है तो उसी के अनुपात में जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, मान लेते हैं एक पेड़ जो है ना, एक व्यक्ति का जीवन चला सकता है। अब पूरे जंगल के अंदर 10 पेड़ है, कितने पेड़ है, तो 10 पेड़ है, तो हमें जनसंख्या भी 10 ही चाहिए। अगर ये 12 जनसंख्या हो जाता है, यानी जनसंख्या बढ़ जाता है, तो क्या होता है, संसाधनों पे बोझ पड़ता है। जब संसाधनों पे बोझ पड़ता है तो उसकी हानि होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होनी चाहिए, अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए। जितने संसाधन की जरूरत है उतने ही जनसंख्या होनी चाहिए। फिर आता है प्रौद्योगिकी, यानी कि हमें इसको अगर क्या बोलते हैं धारणीय विकास को अपनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। जब हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे तो पर्यावरण को के नुकसानों को हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि हम कोयले से बिजली बनाते थे तो पर्यावरण को हानि ज़्यादा होता था, लेकिन हम पानी से बिजली बनाने लगे तो पर्यावरण की हानि कम हो रही है। सूर्य के प्रकाश से रोशनी बना रहे हैं तो हानि कम हो रही है। तो हमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर आता है नवीकरणीय संसाधनों पे हमें अधिक से अधिक बल देना चाहिए, जिससे नवीकरणीय संसाधन मतलब एक से अधिक बार जिनको हम प्रयोग में ला सके। जैसे सूरज की रोशनी हो गई, जल हो गया, पवन शक्ति हो गया, इनको एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। तो इन जैसे संसाधनों पे हमें क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अपनाने चाहिए, जो कि बहुत लंबे समय से नहीं, हाल फिलहाल में है। जैसे कि सीएनजी, ठीक है, एलपीजी, गोबर गैस, सोलर का मतलब है कि जो किससे बिजली, सूरज से जब बिजली मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सोलर पावर कहते हैं। जैसे कि 2015 के अंदर मोदी जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सौर अलायंस, ISA बोलते हैं। ठीक है, इसको गूगल करके थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, तभी आप इसको पेपर में जब लिखोगे ISA तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। हमें वायु शक्ति पे अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। ठीक है, सोलर सिस्टम पे रीवा का नाम सुना है, रीवा जो MP के अंदर है, 750 मेगावाट का एक पावर प्लांट बना है। पावर प्लांट नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोलर पावर प्लांट बना है, जहाँ पे बिजली किससे उत्पादन होगी, सोलर से, यानी फोटोवोल्टिक से होगी। जैसे आपने देखा होगा रोड के किनारे एक छतरी लगी होती है जिसपे धूप पड़ता है और वो कहाँ जाता है, बैटरी में जाता है, फिर बैटरी से हम उसको यूज करते हैं, उसको सोलर पावर कहते हैं। छोटे छोटे हमें बांध बनाने चाहिए, किस लिए, धारणीय विकास को अपनाने के लिए। तो क्वेश्चन आता है धारणीय विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कारण है। धारणीय विकास को क्यों अपनाना चाहिए, तो पीछे जो मैंने बताया, गरीबी कम होगा, पर्यावरण में संतुलन होगा, ये सब चीजें है। अगला आता है कि इतनी अच्छी चीज है तो हम अपना क्यों नहीं लेते। जब धारणीय विकास इतनी अच्छी चीज है तो उसको हम अडेप्ट क्यों नहीं कर लेते। तो समस्या है, क्या है, इसके अंदर कहानी है। सुना है ना, वो जॉनी लीवर बोलता है एक फिल्म के अंदर कि तेरा नाम ऐसे कैसे पड़ा, तो बोलता है कि इसके पीछे कहानी है। तो वही कहानी क्या है, संसाधनों का सीमित होना। यानी दुनिया के अंदर जितने भी अमीर हैं, गरीब है, जितने भी लोग हैं, तो उनके पास जो समस्या है क्यों है कि हमारे पास संसाधन सीमित है। अगर संसाधन असीमित होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है। जब संसाधन सीमित है तो इसके लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है और अपनी सारी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समस्या है पहला है। दूसरा है वन विनाश, हम पेड़ों को काट रहे हैं। वन का मतलब फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, कभी काट के कर रहे हैं तो कभी जंगल में आग लग जा रही है, तो कभी आपदा आ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वन विनाश हो रहा है, यानी पेड़ों के, जंगलों का नाश हो रहा है। दूसरा है जनसंख्या, ये पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या लगभग 15 नवंबर NOV 2022 को पूरी दुनिया की जनसंख्या ना 8 अरब हो जाएगी। कितने अरब हो जाएगी, 8 अरब। ये इंटरनेशनल पॉपुलेशन फंड ने ये डाटा जारी किया है, यानी 15 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 करोड़ हो जाएगी।
फिर आता है भूमि अपक्षय, भूमि कमजोर हो रहा है, भूमि कमजोर मतलब भूमि का विनाश हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो हम लोग चराई कर रहे हैं, चराई मतलब पशुओं को चरा रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, उर्वरक का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो खेत में पानी ज्यादा डाल रहे हैं, खेतों में पानी अगर ज्यादा डालते हैं उससे भी क्या होता है, मिट्टी खराब होती है। पेड़ काट दोगे तो ये मृदा अपरदन हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और उसके बाद से जो औद्योगिक वेस्ट होता है, नहीं जो उद्योगों से कचरे निकलते हैं जमीन पे ही फैला देते हैं, उससे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो क्या होती है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा है प्रदूषण, तो सारे प्रदूषण लिख लो यहाँ पे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, कान में आवाज फट जाता है ना, ये ध्वनि प्रदूषण, जितने प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश मतलब लाइट का प्रदूषण। कहोगे भाई लाइट से क्या प्रदूषण हो रहा है? आपको नहीं पता, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। आप देखते होंगे कहीं ट्रेन वगैरह जाओगे तो बहुत बड़े बड़े लाइट जलते रहते हैं रात को, उससे क्या होता है, जो हमारे पक्षी हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है, तो उसको लाइट प्रदूषण बोलते हैं। अगला आता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब होता है जब लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, उसको हम शहरीकरण कहते हैं। जब शहरीकरण करते हैं तो शहरों के अंदर क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है ईंट की, पत्थर की, लकड़ी की, तो हमें पेड़ को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। फिर आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब जब शहरीकरण बढ़ता है तो औद्योगिकरण भी बढ़ता है। ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के पूरक है, समर्थक है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको मतलब पहला पार्ट देखने के बाद बुक पढ़ें या फिर अभी बुक जरूर पढ़ें, तभी ये चीज़ें समझ में आएगा। उसको क्वेश्चन करते रहें, ठीक है, जिस बीच में छोटे छोटे वर्ड है, जैसे मैं इसमें नहीं पढ़ाया, मैंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था उसको मैंने नहीं पढ़ाया, क्यों? अब जब बुक पढ़ोगे तो मैं वैसा उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट मतलब कोई चैप्टर पढ़ाएंगे।